सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रदीप सोनी कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय हेतु आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की हमारी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 जिसका नाम केंद्र सरकार है, इसके अंतर्गत आज हम संसद के कार्य एवं शक्तियाँ पढ़ेंगे। आप ये हेडिंग देखकर सोच रहे होंगे कि ये तो हम पढ़ चुके पहला, लेकिन पहले हमने भाग प्रथम पढ़ा था। आज हम भाग सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये हमारे देश की लोकसभा है। इसके अंतर्गत हम आज लोकसभा की कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चित्र आप देख रहे हो राज्यसभा का, और आज हम इसी के अंतर्गत राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोकसभा की विधायी शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। विधायी शक्ति के अंतर्गत मैंने पहले भी आपको जब संसद के कार्य एवं शक्ति बताई थी तो उसमें विधायी शक्ति में बताया था कि इस शक्ति के अंतर्गत संसद कानून बनाती है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर ही संसद का निर्माण करती है। तो जिन्होंने मेरा पूर्व का वीडियो ध्यान से देखा है, समझा है, उनको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो, लोकसभा की विधायी शक्तियाँ। संविधान के अनुसार विधायी शक्ति के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा सभी मिलकर संघीय सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। अर्थात विधायी शक्ति के अंतर्गत लोकसभा कानून निर्माण का कार्य करती है। और जैसा कि आप जानते हो कि संघ सूची, समवर्ती सूची और जो अवशिष्ट विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। अतः इस क्रम में दोनों सदन विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति जब उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक देश में कानून का रूप ले लेता है। इसी क्रम में हम राज्यसभा की विधायी शक्ति के बारे में देखें तो जो मैंने भी लोकसभा में बताया है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। राज्यसभा को अवित्तीय व संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा के समान ही विधायी शक्तियाँ प्रदान की है। अर्थात विधायी शक्ति के दृष्टि से देखें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन समान है। हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा मजबूत है। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत संविधान द्वारा लोकसभा को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को प्राप्त होने की तिथि से 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है या संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन राज्यसभा का सुझाव मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक विधेयक को पारित करके लोकसभा को नहीं भेजती है तो धन विधेयक राज्यसभा से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वित्तीय शक्ति में लोकसभा को ज़्यादा अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं। यहाँ राज्यसभा इसकी तुलना में निर्बल है, क्योंकि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, धन विधेयक जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक रोक सकती है, अपना सुझाव दे सकती है। अब उस सुझाव को लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा पर निर्भर करता है, और यदि 14 दिनों से ज़्यादा तक राज्यसभा उसको रोकती है तो वह विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। इसी क्रम में हम राज्यसभा की वित्तीय शक्ति के बारे में बात करें तो जो डिटेल अभी मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ भी है कि वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कमज़ोर है। राज्यसभा धन विधेयक पर केवल सुझाव दे सकती है या अधिकतम बिल को 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव को मानने के लिए भी लोकसभा बाध्य नहीं होती। हमारा इसी क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान, लोकसभा की संविधान संशोधन की शक्तियाँ। संविधान
संशोधन शक्ति के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन अकेली संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको संविधान संशोधन की शक्ति बताई थी और वहाँ संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाओं को बताया था। एक प्रक्रिया जिसमें संविधान का अधिकांश भाग आता है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया थी जिसमें संविधान संशोधन करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता था। और तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्लस आधे से अधिक राज्य की विधानमंडल की स्वीकृति भी आवश्यक होती थी। अगर हम राज्यसभा की संविधान संशोधन की शक्ति की बात करें तो वो भी लोकसभा के समान ही है। राज्यसभा को भी संविधान संशोधन के क्रम में लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संविधान के अधिकांश भाग में दोनों सदनों की सहमति व राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अर्थात हमें संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना हो तो एक बात मैं बता दूं कि हमारे संविधान ने केवल संसद को ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नियम यही है कि कोई भी विधेयक संविधान संशोधन के क्रम में आता है तो वह राज्यसभा लोकसभा से पारित हो और उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो संविधान में संशोधन मान्य हो जाता है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वह है लोकसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। भारत में संसदात्मक व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका या मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है और तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा सदस्य मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा भी सकते हैं। अर्थात भारत में संस्थात्मक व्यवस्था है। संस्थात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका संसद के यानी कि जो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन उसके प्रति उत्तरदायी होती है। उसी क्रम में भारत की कार्यपालिका या मंत्रिमंडल भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल से उनके किए गए कार्यों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और लोकसभा को एक बड़ी शक्ति प्राप्त है कि वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी या मंत्रिमंडल को अपने पद से भी हटा सकती है। या अपन डायरेक्ट कहें कि मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। राज्यसभा की कार्यपालिका शक्ति के बारे में यदि हम बात करें तो कार्यपालिका राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, इसलिए राज्यसभा सदस्य कार्यपालिका से प्रश्न और पूरक प्रश्न तो पूछ सकते हैं लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें अपने पद से हटा नहीं सकते हैं। अतः लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कमजोर है। राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्ति को देखें तो जैसा कि अभी पूर्व में बताया था कि कार्यपालिका केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा ही उसको अपने पद से हटा सकती है, राज्यसभा नहीं हटा सकती। लेकिन राज्यसभा सदस्य कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल से प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। पहला दे रखा अनुच्छेद 249। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है जिसके अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिससे उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। मैंने आपको बताया कि विधायी शक्ति के अंतर्गत संसद संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय पर ही कानून बना सकती है। एक राज्य सूची होती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। लेकिन राज्यसभा को संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत पावर मिली हुई है कि वह 2/3 बहुमत सदस्यों के बहुमत के आधार पर राज्यसभा के किसी भी विषय को राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं, फिर उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है। दूसरा जो विशेष अधिकार राज्यसभा को मिला हुआ है वो अनुच्छेद 312। संविधान का अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार दे सकती है। इस प्रकार से हमारे लोकसभा और राज्यसभा की कार्य शक्ति का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए हुए हैं।
पहला है लोकसभा व राज्यसभा कौन से विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा प्रश्न, कौन से विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीसरा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह किसके पास भेजा जाता है। चौथा, किसके हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। पांचवा, संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सबसे पहले कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। छठा प्रश्न, लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद वह कहां पर भेजा जाता है। सातवां प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक सकती है। हमारा आठवां प्रश्न होगा, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों में पारित नहीं करती है तो क्या होता है। नवा, भारत में संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। 10वां, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझावों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य है या नहीं। 11वां प्रश्न, संविधान में संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। 12वां, संविधान के अधिकांश भाग में कौन से दो सदन अकेले ही संशोधन कर सकते हैं। 13वां प्रश्न, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है और क्यों। लोकसभा कार्यपालिका से कौन से प्रश्न पूछ सकती है। 15वां, कौन से प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकती है। 16वां, राज्यसभा को कितने विशेष अधिकार दिए हुए हैं। और 17वां, संविधान के अनुच्छेद 249 में क्या प्रावधान है। और 18वां, संविधान के अनुच्छेद 312 में के बारे में क्या बताया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बड़े शॉर्ट प्रश्न हैं, एक एक लाइन के एक एक शब्द के प्रश्न हैं जिनको उत्तर आप आसानी से दे सकते हो। मैंने ये कोशिश करी है कि आपको समझाने की कि अतुलनात्मक प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर बनाना कैसे सीखें। जैसा कि मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा कौन से विषय पर कानून बना सकती है। उसका उत्तर है संघ व समवर्ती सूची के विषयों और अवशिष्ट विषयों पर। दूसरा प्रश्न था हमारे, कौन से विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उत्तर है साधारण, अवित्तीय और संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक। तीसरा प्रश्न था अपना, दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह किसके पास भेजा जाता है। उत्तर था राष्ट्रपति के पास। चौथा, किसके हस्ताक्षर होने के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। उत्तर है राष्ट्रपति। अब मैं इन चारों उत्तरों को एक साथ ले लेता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चारों उत्तर मैंने एक साथ लिख लिए और इन चारों पॉइंटों से हम एक बड़ा पॉइंट बना सकते हैं जो मैंने अभी वित्तीय शक्ति के अंतर्गत विधायी शक्ति के अंतर्गत बताया था। अगर मैं इन चारों पॉइंटों को लूँ, जैसे संघ व सम्मति सूची के विषयों पर, अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है, तो मैंने ये पूरी लाइन बना दी इससे कि संविधान के अनुसार विधायी शक्ति के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा मिलकर संघीय सूची, सम्मति सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बना सकती है। अब हमारा दूसरे प्रश्न का जो उत्तर था, इसी को जोड़कर हमने अगली लाइन बना ली कि साधारण, अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी सदन में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मैंने तीसरा प्रश्न का जो उत्तर लिया राष्ट्रपति के पास, तो उससे हमारी एक लाइन और बन गई कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास इसको हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। और फिर किसके हस्ताक्षर के बाद संविधान कानून बन जाता है, विधेयक कानून बन जाता है। तो इसकी अगली लाइन हमने ले ली कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि छोटे छोटे 4 क्वेश्चनों को मिलाकर हमने एक बड़े क्वेश्चन का उत्तर, लघुरात्मक प्रश्न का जो है उत्तर हम बना सकते हैं। तो आगे से बाकी के 18 क्वेश्चन मैंने इसमें दे रखे हैं, इनसे आप बड़े क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आप सभी का अपने इस चैनल से जुड़ने और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।